हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, 8th चैप्टर लागत की धारणाओं के 4th खंड में आज हम इसके जो वस्तुनिष्ठ और जो भी संख्यात्मक प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र की तुलना में क्या होते हैं अधिक चपटे। तो ये आपको करवाया गया था कि जो अल्पकालीन मान लो औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र हैं वो थोड़े से इस प्रकार के होते हैं और जो दीर्घकालीन होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर ये जो अल्पकालीन औसत और सीमांत लागत वक्र हैं उन्हीं अल्पकालीन औसत और सीमांत लागत वक्रों से दीर्घकालीन औसत और सीमांत लागत वक्र बनते हैं और ये अधिक चपटे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। दूसरा, कुल लागत योग होती है। अब कुल लागत हमने किस किस का योग की थी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल स्थिर लागत का ये योग होती है, यानी कि जोड़ होती है। तीसरा प्रश्न है, ये जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए जा रहे हैं ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप इनको मानकर चलें। औसत लागत वक्र यू आकार का होता है, तो इसका उत्तर क्या है? सही, बिल्कुल यू आकार का होता है। हमारा औसत जो लागत वक्र है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, यू आकार का। अल्पकाल में कौन सी लागत कभी शून्य नहीं हो सकती? तो कुल स्थिर लागत और औसत स्थिर लागत ये कभी भी शून्य नहीं होंगी अल्पकाल में, क्योंकि अल्पकाल में कुछ जो लागत है वो स्थिर है और कुछ परिवर्तनशील है। तो उपरोक्त दोनों इसका उत्तर हुआ। पांचवा, कौन सा लागत वक्र यू आकार का होता है? तो एसी वक्र, क्योंकि जो एसी वक्र है वो हमारा किस किस का जोड़ है? एबीसी और जो एएफसी, यानी कि एसी इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों का जोड़ होता है। तो औसत वक्र यानी कि एवरेज कॉस्ट और औसत वेरिएबल कॉस्ट यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत, इन दोनों का जो आकार है वो किस प्रकार होता है? यू आकार का। 6th क्वेश्चन हमारा है, जिस बिंदु पर सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है वह औसत लागत वक्र का न्यूनतम स्तर होता है। वो किसी भी प्रकार की औसत हो, चाहे औसत कॉस्ट हो या औसत वेरिएबल कॉस्ट हो, यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत हो या औसत लागत हो, उन दोनों के ही न्यूनतम बिंदु पर जो हमारी एमसी है वो काटती है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा सही है? 7वां क्वेश्चन कौन सा है? इनमें से कौन सा सही है? तो अभी हमने ऊपर किया था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 8th क्वेश्चन है, निम्न चित्र में छायादार क्षेत्र क्या दर्शाता है? अब जो छायादार क्षेत्र है वो क्या है? एमसी के नीचे का ये टोटल एरिया है, ये सारा एरिया, ये क्या दर्शाता है? जो टीसी होता है, टीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी, यानी कि जो थोड़े थोड़े परिवर्तन हैं अगर हम उन सभी परिवर्तनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? टोटल बन जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो चाहे हम
टी आर की बात कर रहे हैं या टीपी की बात कर रहे हैं या टीसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब भी हम सीमांत का सिग्मा कर देंगे, सिग्मा क्या होता है, समेशन होता है, जोड़ होता है, क्या होता है, जोड़ होता है, समेशन होता है, कि जब हम सभी परिवर्तनों को जोड़ दें। एमसी क्या दिखाता है, एमसी दिखाता है परिवर्तन को, डेल्टा को। तो डेल्टा जो छोटे छोटे परिवर्तन हैं, अगर हम उन सबको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, वो टीसी बन जाएगा। तो इसलिए ये इसका जितना भी नीचे का भाग है, छायादार क्षेत्र है जो किसके, एमसी के नीचे का, तो वो क्या होता है, टीसी, यानी कि टोटल कॉस्ट। 9th क्वेश्चन, उत्पादन की मात्रा के शून्य होने पर कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है, शून्य। ठीक है, इसलिए हमारा जो कुल परिवर्तनशील लागत का जो हमारा डायग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, शून्य से। जो ये दिखाता है कि अगर उत्पादन 0 है तो टीवीसी भी 0 है। 10वां, एमसी वक्र एसी वक्र को उस स्थिति में काटता है जब एसी वक्र न्यूनतम होता है। ये हमने ऊपर भी किया था अभी। तो ये इस प्रकार से होता है, ये एमसी हो गया हमारा, और ये एसी को, ये एसी हो गया, तो ये उसको उसके न्यूनतम बिंदु पर काटेगा। 11वां, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत क्या होगी, धनात्मक। तो उत्पादन चाहे शून्य हो या धनात्मक हो, स्थिर लागत हमेशा धनात्मक ही रहती है, कुछ ना कुछ ये जरूर रहेगी। यदि 12वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की 3 इकाइयों की उत्पादन लागत 45 है, ठीक है, तथा चौथी इकाई 4 इकाइयों की उत्पादन लागत 80 है, तो सीमांत लागत ज्ञात करें। तो क्या होगा, कितने का अंतर आया, 1 इकाई का उत्पादन करने से लागत में कितने का अंतर आया, 80 और 45 का, वो निकाल लीजिए डिफरेंस, 80 माइनस 45, क्योंकि हमने क्या किया, टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस 1, कि इस वाली इकाई की, चौथी इकाई की टोटल कितनी है, 80 टी सी एन, और टी सी एन माइनस 1 यानी कि इससे पिछले वाली इकाई की कितनी है, 45, तो उसमें से 80 में से 45 गए तो उत्तर 35। 13वां, जिस स्थान पर उत्पादन की औसत लागत उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है वह बिंदु क्या कहलाता है, अनुकूलतम बिंदु कहलाता है। वहां पर उत्पादन करना उत्पादक के लिए लाभदायक रहेगा, यानी कि वो संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, तो जहां पर उत्पादन की सीमांत लागत उसकी औसत लागत उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है तो वह बिंदु कहलाता है अनुकूलतम उत्पादन बिंदु। उसके बाद है 14वां क्वेश्चन, यदि MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज टोटल कॉस्ट, तो ATC पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ATC बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर इस तरीके से डायग्राम देखें, ये मान लेते हैं हम MC, ठीक है, ये हमारी होगी AC, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, ये AC का न्यूनतम बिंदु है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि यदि MC मोर देन ATC एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ज़्यादा है, यहाँ MC ज़्यादा है AC से, ATC से, एवरेज टोटल कॉस्ट से। अब क्या होगी, तो ये ATC बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ रही है ना अभी, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरा, यदि MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कम है ATC से, अब कम कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सारे का सारा इससे पहले यानी कि इस न्यूनतम बिंदु से पहले ATC ज़्यादा है MC से, और इस न्यूनतम बिंदु के बाद MC ज़्यादा है ATC से, तो ये क्या होगा, यानी कि ATC घट जाएगी। तो अब ये देखिए MC से ज़्यादा है ATC, ये MC है नीचे और ये ऊपर ATC है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये लगातार कम हो रही है, कम होती होती यहाँ न्यूनतम बिंदु पर पहुँचती है, तो ATC घट जाएगी, ये ATC घट गई।
16वां क्वेश्चन, अवसर लागत को कहते हैं। तो अवसर लागत, क्योंकि ये सारी अलग अलग हैं, जैसे मौद्रिक लागत नहीं है, आर्थिक लागत नहीं है, वास्तविक लागत नहीं है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। अवसर लागत क्या है, दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत। 17वां, यदि फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद कर दे तो उसे बंधी लागत का घाटा उठाना पड़ेगा। तो ये बात क्या है, सत्य है कि वो अगर अपना उत्पादन, अपनी फैक्ट्री को बंद भी कर दे तब भी उसको जो बंधी लागत का घाटा है वो उठाना पड़ेगा। 18वां, यदि AC स्थिर है तो MC गिर रही है। यदि AC स्थिर है, अब स्थिर कहाँ पर आएगी, ये हमने अभी ऊपर देखा था, AC स्थिर है तो स्थिर का मतलब क्या हुआ भाई, ये मान लेते हैं MC, ये AC, ये इसका न्यूनतम बिंदु है जहाँ पर ये इसको काट रही है, तो यहाँ पर ये स्थिर है, तो इसका मतलब ये गिर रही है, ये गिर तो नहीं रही, इसके बाद तो ये बढ़ेगी, तो ये बात असत्य है। 19वां क्वेश्चन, जब अल्पकाल में उत्पादन का स्तर शून्य होता है तो स्थिर लागत भी शून्य होती है। ये बात भी असत्य है, क्योंकि अगर उत्पादन 0 है तब भी जो बंदी लागत है वो क्या है, धनात्मक है, वो कुछ ना कुछ अवश्य रहेंगी। 20वां, अल्पकालीन औसत लागत वक्र औसत परिवर्तनशील लागत तथा सीमांत लागत का जोड़ है। ये बात गलत है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र यानी कि AC इज इक्वल टू AVC प्लस में AFC का जोड़ होता है, यानी कि औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत तथा औसत बंधी लागत का जोड़ होता है, इसमें सीमांत लागत नहीं होती, तो ये गलत है, असत्य है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी वस्तु की 5 इकाइयों का उत्पादन करने की लागत 20 है तथा 4 इकाइयों का उत्पादन करने की लागत 15 है तो सीमांत लागत क्या होगी। अब अगर हम देखें 5 इकाइयों का उत्पादन करने की कितनी है, TCN माइनस में TCN-1, ऐसे ही करते हैं हम। तो यहाँ पर देखें TCN यानी कि 5वीं इकाई का कितना है, 20, TCN-1 यानी कि चौथी इकाई तक का कितना है, 15, तो कितना आ गया, 5। तो ये होगी सीमांत, यानी कि जो 5वीं इकाई का उत्पादन करने की जो लागत है वो कितनी है, 5 है। अगला क्वेश्चन, क्या यह सही है कि कुल लागत को कुल उत्पादन से भाग देने पर सीमांत लागत प्राप्त होती है। तो यह सही नहीं है। कुल लागत को कुल उत्पादन से भाग देने पर औसत लागत प्राप्त होती है, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, TC बटे में Q, तो यानी कि वो प्रति इकाई लागत होगी, जो औसत लागत है वो क्या है, प्रति इकाई लागत। अगला, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत कितनी होगी। सीमांत लागत उसके औसत लागत के बराबर होगी, क्योंकि सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। अगला प्रश्न है, जब औसत लागत बढ़ रही होती है तो सीमांत लागत उसकी तुलना में कितनी होती है। अब औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है, क्योंकि जब हम करते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं, ये मान लो हमारा MC है, ये हमारा AC है, AC औसत लागत, तो ये इसका न्यूनतम बिंदु है AC का, जहाँ पर MC उसको काट रहा है। तो ये कह रहा है कि जब औसत लागत बढ़ रही है तो यहाँ से औसत लागत बढ़ रही है, तो जहाँ से इस न्यूनतम बिंदु के बाद से औसत लागत बढ़ रही है, लेकिन सीमांत लागत उससे ज़्यादा है। इस न्यूनतम बिंदु से पहले सीमांत लागत औसत लागत से कम है। तो जब औसत लागत घट रही है, अब ये औसत लागत घट रही है, तो उस समय सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है। तो जब औसत लागत घट रही होती है तो सीमांत लागत उससे कम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं औसत लागत घट रही है और सीमांत लागत उससे नीचे है, कम है। उसके बाद निम्न को स्थिर तथा परिवर्ती लागतों में वर्गीकृत करें। किसी शेड का किराया, ये स्थिर लागत है भाई, आपने एक शेड लिया हुआ है, आप उसमें चाहे कोई काम करें या ना करें, उस शेड का किराया तो आपको देना पड़ेगा। न्यूनतम टेलीफोन बिल, ये भी स्थिर लागत है, आप फोन का प्रयोग करें ना करें,
लेकिन जो उसका न्यूनतम बिल है वो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही कच्चे माल की लागत, ये परिवर्ती लागत है। भैया आप उत्पादन करोगे तो कच्चा माल प्रयोग होगा, नहीं उत्पादन करोगे तो कच्चा माल प्रयोग में नहीं आएगा। स्थायी कर्मचारियों का वेतन, अब जो कर्मचारी स्थायी हैं, अब आप उत्पादन कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, उन स्थायी कर्मचारियों का वेतन तो आपको देना है, तो इसलिए उन स्थायी कर्मचारियों का जो वेतन है वो भी आपके लिए स्थायी लागत या स्थिर लागत होगा। उसके बाद परिवर्तनशील लागत मूल बिंदु से आरंभ क्यों की जाती है? क्योंकि उत्पादन के शून्य होने पर यह शून्य होती है। उत्पादन 0 है तो परिवर्तनशील लागत भी आपकी 0 होगी, इसलिए ये 0 से स्टार्ट होती है। उत्पादन के शून्य स्तर पर होने वाली लागत किस लागत के बराबर होती है? तो उत्पादन शून्य है लेकिन लागत फिर भी है, तो वो कौन सी होगी? बंधी लागत, इसलिए ये शून्य से शुरू नहीं होगी, ये शून्य से ऊपर से शुरू होगी। अगला है स्थिर लागत का सीमांत लागत पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि परिभाषा से ही बंधी लागत अतिरिक्त लागत नहीं हो सकती, जबकि सीमांत लागत एक अतिरिक्त लागत है। तो ये तो हमने एक इकाई का अधिक या कम उत्पादन करने से जो लागत, कुल लागत में जो फर्क आता है सॉरी, वो आपका सीमांत लागत है। लेकिन बंधी लागत का तो उत्पादन की इकाइयों से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो स्थिर है, उसका उत्पादन के स्तर से कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए जो बंधी लागत है और जो सीमांत लागत है उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा। कुल लागत वक्र तथा कुल परिवर्तनशील लागत वक्र परस्पर समानांतर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? स्थिर लागत। और स्थिर लागत क्या है? वो स्थिर है, तो इसलिए इन दोनों के बीच का अंतर एक समान रहेगा। जैसे हम ऐसा डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा, ये हमारा TVC है, ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और यहाँ से इसके समानांतर ऐसे हमारा टोटल कॉस्ट। तो ये समानांतर चलेगा क्योंकि इनके जो बीच का अंतर है वो किसके बराबर है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? स्थिर है, एक समान है। उसके बाद है स्थिर लागत वक्र OX अक्ष के समानांतर क्यों होता है? क्योंकि यह बंधी लागत या स्थिर है, चाहे उत्पादन कम हो या अधिक, ये एक समान रहती है, इसलिए ये OX अक्ष के समानांतर है, ये ऐसे। औसत स्थिर लागत क्या होती है? इसे कैसे मापा जाता है? औसत स्थिर लागत प्रति इकाई स्थिर लागत है। इसका अनुमान स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर लगाया जा सकता है। इसके अनुमान को स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या उत्पादन की मात्रा। उसके बाद हमारे कुछ संख्यात्मक प्रश्न हैं। दिए गए आंकड़ों की सहायता से कुल बंधी लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात कीजिए। आपके पास यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उसमें से कुछ इकाइयाँ आपको दी होंगी और कुछ आपको निकालनी है। तो हमें निकालना क्या है? कुल बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये हमने पीछे देखा था। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो कुल बंधी लागत पता चल गई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे में क्यू। तो अब ये देखते हैं तालिका। यहाँ पर तालिका को अगर हम देखें तो उत्पादन कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट इन रुपीज़, कुल बंधी लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC इन रुपीज़, औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC इन रुपीज़। अब यहाँ पर आपको उत्पादन की इकाइयाँ दी हुई हैं, आप इसको देखें, अगर यहाँ पर देखिए, ये उत्पादन की इकाइयाँ आपको दी हुई हैं 0 से लेके और 6 तक। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है?
कुल लागत भी दी हुई है। कुल लागत आपको दी हुई है 100, 120, 140, 182, 198, 208 और 232, ये भी आपको दी हुई है। इसके बाद ये आपको नहीं दी हुई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको नहीं दी हुई। इसके आगे जो मैंने ये डैश लगाए हैं ये, ठीक है, ये क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये हमें नहीं दिए हुए, या ये मैंने आपको आंसर निकाल के दे दिए, लेकिन इसका अर्थ ये है कि ये आपको दिया हुआ नहीं है, ये आपको निकालना है, जिसके आगे भी इस प्रकार से ये डैश का प्रयोग किया गया है। जैसे इनके आगे डैश का प्रयोग नहीं है तो ये हमें दिए हुए हैं, ये भी हमें दिया हुआ है, लेकिन ये एंट्रीज हमें निकालनी है, ये हमें नहीं दी हुई। तो अब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। हमें क्या निकालना है? पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? अब हम ये देखेंगे कि जब उत्पादन 0 है क्या तब भी कोई कॉस्ट है? तो हमने देखा यहाँ पे उत्पादन 0 होने पर टोटल कॉस्ट कितनी है? 100, यानी कि ये 100 की 100 क्या रही होगी? फिक्स्ड, स्थिर रही होगी, तभी तो उत्पादन 0 है। 0 होने के बावजूद भी ये लागत है। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो उसके बाहर हमने एक चौकीदार छोड़ा हुआ फैक्ट्री के बाहर, उसका हो सकता है, या न्यूनतम शेड किराया हो सकता है, ठीक है, या स्थायी कर्मचारियों का वेतन हो सकता है। कोई भी स्थिर कॉस्ट है, ये स्थिर लागत है। तो यही हमारी क्या बन गई? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हमने लिख दी 100 ये उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर 100 कंप्लीट हमने लिख दी, तो ये निकल गई। अब देखते हैं हम जो बची हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमने क्या निकाला था? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे में क्यों। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कहोगे कैसे निकलेगी? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो 0 ही आएगी, क्योंकि जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 0 आएगी। अब पहली क्वांटिटी के लिए, उत्पादन की पहली इकाई के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो 120 है, और इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 100। तो 120 में से 100 अगर हम निकाल देंगे, ये क्या है? टोटल कॉस्ट। ये क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये क्या बचेगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कितनी बची? 20। और 20 को जब 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 20, क्योंकि हमें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है ना। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे में क्यों। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 20 बटे में 1 कितना आया? 20। उसके बाद 140 हमारी क्या है? टोटल कॉस्ट। इसमें से हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देंगे तो क्या बचेगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो 140 माइनस 100 कितनी बची? 40। और हमें निकालनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो 40 को 2 से भाग कर देंगे। 40 भाग 2 कितने आई? 20, ठीक है। ऐसे ही 182 माइनस 100 कितना बचा? 82। ये आ गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 27.33। ऐसे ही 198 माइनस 100 भाग में 98, ये 98 क्या आया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इस 98 को किससे भाग कर देंगे हम? 4 से। तो ये कितना आ जाएगा? 24। क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम 4 से भाग? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे में मात्रा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आई 98, उसको 4 से भाग करेंगे, क्योंकि क्यों, तो क्या आ जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये ऐसे ही ये और ये, तो ये हमारा निकल जाएगा जब हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है और उस टोटल कॉस्ट से हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालनी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सीमांत लागत क्या होती है? निम्न तालिका से सीमांत लागत ज्ञात करें। अब सीमांत लागत हमने देखी थी, उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डेल्टा टोटल कॉस्ट बटे में डेल्टा क्यू, यानी कि डेल्टा किसको दिखाता है? परिवर्तन को। तो डेल्टा क्यू यानी कि किसी वस्तु की एक अधिक इकाई का उत्पादन करने से टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन आएगा, यानी कि पहले उसमें किस में आया?
क्वांटिटी में परिवर्तन आए, क्वांटिटी में परिवर्तन आने से टोटल कॉस्ट में क्या परिवर्तन आएगा, या TCN n इकाई की जो टोटल कॉस्ट है उसमें से n-1 यानी कि उससे पिछले वाली इकाई की टोटल कॉस्ट को अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, उस इकाई की लागत बचेगी, सीमांत लागत के उस इकाई के कारण कुल लागत में कितना परिवर्तन आया है, यानी कि उस इकाई ने कितना लागत में योगदान दिया है। तो ये नीचे देखते हैं, उत्पादन की इकाइयां हैं, औसत लागत है, सीमांत लागत है। तो औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट, तो हमारे पास ये दो चीज़ें दी हुई हैं, 1 2 3 4 ये उत्पादन की इकाइयां दी हुई हैं, और एवरेज कॉस्ट यानी AC औसत लागत दी हुई है रुपीज़ में 10 9 7 और 6। हमें क्या निकालना है, सीमांत लागत। तो हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, एवरेज, अभी हमने ऊपर देखा है, ये देखिए एवरेज कॉस्ट इनटू में क्यू। तो यहाँ पर देखें आप, एवरेज कॉस्ट इनटू में क्यू से हमारे को क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं एवरेज क्या है, 10 × 1 = 10, ये आ गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक, पहली इकाई की। उसके बाद क्योंकि क्यों आई ये 10, क्योंकि इससे पहले वाली इकाई, मान लो अगर मैं, ये मेरा TCN है, TCN माइनस में TCN-1, तो ये इस इकाई का, पहली इकाई का TCN का 10 है, इससे पहले वाली इकाई का 0 है, तो कितना आ गया इसका 10। तो इस प्रकार ये 10 आया, इसके आगे वही डैश लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये एंट्रीज हमें नहीं दी, ये हमें निकालनी है। उसके बाद 2 × 9 = 18। अब 18 और पहले वाली का कितना था 10, तो इसका कितना आया 8। ऐसे ही 3 × 7 21, और 21 और इससे पहले वाली इकाई का कितना था, ये ऐसे, ये यहाँ पे 8 आ गया, ये 10, ये 8, ये 3, और ऐसे ही 4 × में 6 यानी कि 24, तो कितने का अंतर आया, 3 का। तो ये हमारा आ गया MC। उसके बाद है निम्नलिखित तालिका से कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागतें निकालें। तो कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है, कुल लागत माइनस में कुल बंधी लागत, ये हमारी आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखते हैं, यानी कि ये एंट्रीज हमारे पास दी हुई हैं, ये एंट्रीज हमारे पास दी हुई हैं, ये हमारे पास नहीं दी हुई, जिनके आगे डैश लगा है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमारे पास दी हुई है उत्पादन की इकाइयाँ, कुल लागत, ये हमारे पास दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, कुल बंदी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो सिंपल है, कुल लागत में से हम क्या करेंगे, कुल लागत में से अगर मेरे पास ये 10 दी हुआ है और मेरे पास 0 उत्पादन पर क्या हुआ, टोटल कॉस्ट कितनी है 10, तो इसका मतलब मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो मिल गई, कितनी है मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन की प्रत्येक स्तर पर कितनी है 10। तो मैंने यहाँ 10 10 10 10 ये लिख दी, ये मेरा पहला काम हो गया आसान। अब इसमें से क्या था मेरा, टोटल कॉस्ट = टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस में TC माइनस में TFC, यानी कि टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में निकाल दूंगा तो क्या बचेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें से ये निकाला यहाँ पे 0, 20 में से 10 गया 10, 28 में से 10 गया 18, 34 में से 10 गया 24, 38 में से 10 गया 28। तो इस प्रकार से निकल जाएगा। उसके बाद है एक फर्म की उत्पादन लागतों का निम्न आंकड़ा के आधार पर स्थिर लागत निकालनी है हमें, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट, औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट, और सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का हमें पता ही है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देंगे। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट बटे में क्यू। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डेल्टा TC बटे में डेल्टा क्यू, या TCN माइनस में TCN-1। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है।
यहाँ पर हमें सिर्फ उत्पादन की इकाइयाँ सॉरी और टोटल कॉस्ट दी हुई है। हमें निकालना क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो उत्पादन की जीरो स्तर पर टोटल कॉस्ट कितनी है, 60। इसका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रही होगी, 60 60 60। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर ये हमने निकाल दी 60 60, ये तो निकल गया। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, हमने पीछे ही देखा था कि टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो 80 में से 60 निकालेंगे 20, 100 में से 60 निकालेंगे 40, 101 में से 111 में से 60 निकालेंगे 51, 116 में से 60 निकालेंगे तो 56। तो इस प्रकार नीचे तक ये कैलकुलेट हो जाएगी। अब एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो औसत लागत हमारी होती है प्रति इकाई लागत, और प्रति इकाई लागत को जो निकालने का हमारा फॉर्मूला है वो है TC बटे में क्यू, यानी कि कुल लागत को मात्रा या क्वांटिटी से भाग दे दिया जाता है। 60 हमारी टोटल कॉस्ट है और क्यू कितनी है 0, तो ये क्या आ जाएगा अनंत, यानी कि इसको हम ऐसे इन्फिनिटी दिखाते हैं, अनंत दिखाते हैं कि इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इसी प्रकार 80 टोटल कॉस्ट कितनी 80 बटे में 1 यानी कि 80, 100 टोटल कॉस्ट बटे में 2 यानी कि 50। तो इस प्रकार हम ये निकाल लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि जो परिवर्तन आता है या TC माइनस में TC n-1। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं TC 60 से 80 गया, 60 से 80 गया तो कितने का फ़र्क पड़ा 20 का, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई 20। 80 से 100 पे गया तो कितने का फ़र्क पड़ा 20 का, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, यानी कि परिवर्तन कितने का आया 20 का। 100 से 111 तो कितने का फ़र्क पड़ा 11 का, ये हमारी MC। 111 से 116 कितने का फ़र्क पड़ा 5 का, इसका 14 का और इसका 20 का। तो इस प्रकार ये हमारी MC निकल जाएगी। उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन और हैं। उसके बाद हमारे हैं ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो ये आप अपने वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं और PDF से इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कुल जो चैप्टर है, लागत वाला जो चैप्टर है, लागत की धारणाएं, वो कंप्लीट होता है। PDF से आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद। और PDF का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।